यस, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। विद्या शक्ति के साइंस क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग बियॉन्ड अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने स्टार्स के बारे में, कॉन्स्टलेशंस के बारे में, एस्टेरॉइड्स के बारे में, कॉमेट्स के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में बात की, है ना। और हमने क्या किया फिर? हमने उस चैप्टर को रिवाइज करना शुरू कर दिया। अब बेटा, आज के क्लास में भी आपका रिवीजन होगा, साथ साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे। जो 1 मार्क के क्वेश्चंस है, 2 मार्क्स के हैं या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस है, वो हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी तैयार है बच्चों? तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, जो हमने पिछले क्लास में बात की थी उसको जरा रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। सो वी वर टॉकिंग अबाउट अर्थ, है ना। हमारा जो ब्लू प्लैनेट है, अर्थ के बारे में हम बात कर रहे थे। नाउ द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। व्हाई? बिकॉज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स surface is covered with water, giving it a blue appearance from the space. तो हम जो हमारा प्लैनेट है, यानी कि जो हमारा अर्थ है, इसको हम ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। इसे ब्लू प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा है कि हम लोगों ने सीखा है कि भूमि का बहुत ज्यादा पोर्शन जो है वो पानी से घिरा हुआ है, कवर्ड विथ वाटर, एंड इट गिव्स अ ब्लू अपीयरेंस फ्रॉम द स्पेस। तो स्पेस से जब हम उसकी फोटोज लेते हैं या देखते हैं, तो इस प्लैनेट का जो रंग है, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, उसका रंग नीला दिखता है। दैट्स वाई अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। ठीक है, चलिए। उसके बाद हमने बात की थी मर्क्यूरी के बारे में। सो मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट विदाउट एनी सैटेलाइट और मून इन द सोलर सिस्टम एंड इज नियरेस्ट टू द सन। तो बच्चों, हमने प्लैनेट्स के बारे में जब बात की थी, तो हमारे सन के ठीक पास में जो प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी, है ना। और मर्क्यूरी जो है उसका कोई भी अपना सैटेलाइट नहीं है या मून नहीं है। ठीक है, तो मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट विदाउट एनी सैटेलाइट और मून इन द सोलर सिस्टम एंड इट इज नियरेस्ट टू द सन। इट इज सीन जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट। तो मर्क्यूरी को हम कैसे देख पाते हैं बेटा? सनराइज के पहले और सनसेट के बाद, नियर द होराइजन, यूजिंग अ पावरफुल टेलीस्कोप। अब एक टेलीस्कोप की सहायता है हमारे पास, एक पावरफुल टेलीस्कोप हमारे पास है, तो हम बहुत ही आसानी से मर्क्यूरी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, चलिए। अब सैटेलाइट्स क्या है, ये हमने सीखा था। सैटेलाइट्स क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड प्लैनेट्स आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। ठीक है, जो भूमि, आई एम सॉरी, जो प्लैनेट्स के चारों ओर घूमते हैं, जो ऑब्जेक्ट, जो हेवनली बॉडीज है, उनको हम सैटेलाइट्स के नाम से जानते हैं। दे आर स्मॉलर देन प्लैनेट्स। जो प्लैनेट्स होते हैं उनसे वे छोटे होते हैं। एंड सम सैटेलाइट्स आर कॉल्ड मून्स विच आर फाउंड नेचुरली ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स। अब कुछ सैटेलाइट्स को हम मून्स कहते हैं, एंड दे आर फाउंड नेचुरली ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स। ठीक है, ये हमेशा क्या करते हैं? प्लैनेट्स के चारों ओर घूमते हुए में दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ हैज वन मून। हमारा जो अर्थ है, इसमें इसका जो है एक मून है ना, एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। मार्स हैज टू, एंड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून हैव मेनी मून्स। ठीक है, तो जो हमारा भूमि है उसका एक नेचुरल सैटेलाइट मून है। अब जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून की अगर हम बात करें, जो हमारे आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं, इनके बहुत सारे मून्स हैं बच्चों। प्रोक्सिमा सेंचुराई इज द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। तो हमारे भूमि के पास का एक स्टार अगर आपसे पूछे, तो आप बताइएगा सेंचुराई। ठीक है, द अदर देन सन, यानी कि सन जो है हमारा नियरेस्ट स्टार है, लेकिन एक और स्टार है जिसे हम सेंचुराई कहते हैं, एंड इट इज 4.243 लाइट ईयर्स अवे। तो अब बेटा, हम लोग इन स्टार्स को
जब मापते हैं, जब मेजर करते हैं, तो हम किस में मेजर करते हैं? लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं बेटा। तो ये जो सेंचुराई है, प्रॉक्सिमा सेंचुराई जो है, वो हमारे अर्थ से कितनी दूरी पर है बेटा? 4.243 लाइट ईयर्स दूरी पर है। ओके, चलिए। अब मून के बारे में हमें पता है। द मून इज द Earth's natural satellite, which takes approximately 27 days to orbit our planet, making it our closest neighbor in space. तो जो मून है, मून हमारे अर्थ का सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। अब ये क्या करता है? अर्थ की परिक्रमा करता है। कितने दिन में कंप्लीट करता है बेटा? 27 डेज में ये करता है। ओके, नाउ द मून सरफेस फीचर्स सर्कुलर craters formed by asteroids and rock impacts। तो बेटा मून का जो सरफेस है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो मून का सरफेस कैसा है बेटा? वो सर्कुलर क्रैटर्स है उसमें, जो कि एस्टेरॉइड्स और रॉक्स के इम्पैक्ट्स के कारण हुए हैं। एंड दीज क्रेटर्स रिमेन अनचेंज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू मून लैक्स ऑफ एटमोसफियर, वाटर एंड लाइफ, है ना। तो मून में लाइफ नहीं है, वाटर नहीं है, एटमोसफियर नहीं है, तो वो उसमें क्या है बेटा? उसमें कोई छूता नहीं है, उस पर कोई प्रभाव किसी का नहीं पड़ता है। तो वो जो क्रेटर्स है, वो वैसे के वैसे बहुत सालों तक वैसे के वैसा रहता है ना। ओके बेटा, उसके बाद हमने एस्ट्रॉइड्स के बारे में बात की थी। तो एस्ट्रॉइड्स क्या बताए थे मैंने आपको? दे आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ रॉक्स, metallic minerals and some ice that revolve around the sun in between the orbit of Mars and Jupiter। तो मार्स के और जुपिटर के बीच में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत छोटे हैं, जो किनसे बने हुए हैं? रॉक से, मेटालिक मिनरल से, कुछ आइस से बने हुए हैं। ठीक है। एंड द एस्टेरॉयड बेल्ट इज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फीचर है एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है। देन वी लर्न अबाउट रॉकी प्लैनेट्स। अब रॉकी प्लैनेट्स कौन से हैं बेटा? जो हमारे इनर प्लैनेट्स हैं, वो कौन से हैं? द फोर planets before the asteroid belt near the sun are called the rocky planets because they are made up of rocks and they are also known as inner planets, है ना। अब ये जो इनर प्लैनेट्स क्या कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? मर्क्यूरी, वीनस, मार्स एंड अर्थ, है ना। या मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये चारों जो है इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं। And the four remaining planets, which are after the asteroid belt, are known as giants or terrestrial or Jovian planets। ठीक है। और जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के उस तरफ को जो है, वो कौन से प्लैनेट्स है बेटा? बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स है, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून वगैरह, जो बहुत बड़े प्लैनेट्स है, जिनको हम जोवेन प्लैनेट्स कहते हैं, गैशियस जाइंट्स कहते हैं। एंड दीज प्लैनेट्स हैव फ्यू मून्स, बहुत ज्यादा मून्स भी है ना, कंपैरेटिवली टू अर्थ। नाउ देन वी लर्न अबाउट कॉमेट्स, है ना। कॉमेट्स के बारे में क्या बताया था बेटा आपको? इट इज एन आइजी डस्टी celestial body that orbits the sun in a highly elliptical path। तो कॉमेट्स क्या है बच्चों? वो कैसे बने हुए हैं? आइसी हैं, डस्टी है, और ये सन के चारों ओर ही घूमते हैं, इलेप्टिकल पाथ में घूमते हैं। एंड इट डेवलप्स अ टेल व्हेन अप्रोचिंग। ठीक है, जब वो आते हैं तो उनकी एक पूंछ जैसा हमें दिखता है। द सन एंड द when they come near the sun and becomes visible when passing near earth। जब अर्थ के पास से गुजरता है तो हमें दिखता है। नाउ फेमस कॉमेट्स, ये भी बताया था मैंने आपको। फेमस कॉमेट्स जो है, इट इंक्लूड्स हैलीज कॉमेट। ठीक है, हैलीज कॉमेट के बारे में आपको बताया था मैंने पिछले क्लास में। हैलीज कॉमेट जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉमेट है, विच अपीयर्स एवरी 76 ईयर्स। ठीक है, हर 76 ईयर्स में ये दिखाई देता है। एंड हैलीबोप, ठीक है, हैलीज कॉमेट लास्ट अपीयर्ड इन 1986 में दिखा था। और उसके बाद ये फिर दिखेगा कहाँ, कब दिखेगा बेटा?
2062 में दिखेगा। कब दिखेगा? 2062 में दिखेगा, यानी कि 76 ईयर्स जो है बाद जो दिखाई देने वाला कॉमेट है वो हैलीज कॉमेट है। देन वी लर्नड अबाउट मिल्की वे। अ लार्ज क्लस्टर ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी किसको कहा जाता है बेटा? बहुत सारे स्टार्स के क्लस्टर को हम गैलेक्सी कहते हैं। एंड देर आर अप्रोक्सीमेटली 1011 गैलेक्सीज इन आवर यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में 1011 गैलेक्सीज है। आप सोचिए जरा, तो हमारी तरह देखो, हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारी जो गैलेक्सी है जिसको हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, तो उसी तरह से आप सोचिए 1011 अलग गैलेक्सीज है ना। तो यानी कि इतने सारे गैलेक्सीज, वहां पर क्या होता होगा, कैसा होता होगा, ये सब आपको सोचने में अद्भुत लगता है ना बेटा। नाउ अ फेंट बैंड ऑफ लाइट कैन बी सीन स्ट्रेचिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द स्काई। दिस इज द मिल्की वे गैलेक्सी और आकाशगंगा। तो आकाशगंगा जिसको हम मिल्की वे कहते हैं, है ना, जो हमारी गैलेक्सी है। ओके बेटा, उसके बाद हमने सीखा था कि द स्काई इज डिवाइडेड इनटू रीजन्स कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस विच इंक्लूड ग्रुप्स ऑफ स्टार्स दैट अपीयर टू फॉर्म पैटर्न्स। है ना, तो हमारा जो स्काई है बहुत सारे रीजन्स में बांटा हुआ है, और इन रीजन्स को हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं, जिसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं जो अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं। Then we learned about the pole star, which appears stationary in the north direction, which helps locate the north direction in the northern hemisphere. तो ये जो स्टार है वो हमेशा स्टेशनरी रहता है, वो कभी भी अपना पोजीशन जो है चेंज नहीं करता है, हमेशा नॉर्थ साइड की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन में ये दिखता है। Then about sun, the sun is a star that produces heat and light. A planet is a large, nearly spherical object that revolves around the sun. The Earth revolves around the sun in nearly 1 year. Objects that move around planets are commonly called as satellites. तो इतने बातें जो है हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर, इसके जो टॉपिक्स है वो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, क्रिस्टल क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। ओके बेटा, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम जो है 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम थोड़े से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। वाई कैन पीपल इन नुब्रा लद्दाख सी सो मेनी स्टार्स एट नाइट? तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको नुब्रा के बारे में बताया था, है ना। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको नुब्रा के बारे में बताया था। उसमें आपको बताया था कि लद्दाख में एक जगह है जहां पर नाइट स्काई बहुत ही सुंदर लगता है, वहां पर बहुत सारे तारों को हम देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? व्हाई कैन पीपल इन नुब्रा लद्दाख सी सो मेनी स्टार्स एट नाइट? क्या कारण है कि वहां पर इतना उनको दिखता है? ठीक है, तो वो ही हम देखेंगे आंसर को। क्या कारण है बेटा, आप बता सकते हैं मुझे? क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन? Yes, the night sky in Nubra, Ladakh is clear and full of stars because there is no pollution blocking the view. तो वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का पोल्यूशन ना होने के कारण क्या है बेटा, वहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से आकाश जो है हमें दिखता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। What helps travelers navigate at night in ancient times? What helps travelers navigate at night in ancient times? तो पुराने जमाने में जो नाविक लोग होते थे, यानी कि जो ट्रैवलर्स रहते थे, वो लोग, उन लोगों को रातों के समय जो है वो चलने के लिए क्या उन्हें हेल्प करते थे? ठीक है, ठीक है बेटा। ओके, तो यहाँ पर क्या हेल्प करते थे बेटा, आप बता सकता है कोई मुझे कि क्या हेल्प करते थे? यहाँ पर स्पेलिंग लिख लीजिए, एल, एक और एल है यहाँ पर, ठीक है, एक और एल। ओके, चलिए बच्चे, तो हम देखते हैं क्या सहायता उन्हें करते थे, है ना। तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या सहायता करते थे?
यस, क्या सहायता करते थे? स्टार्स, है ना। जो तारे होते थे वो उनको रास्ता दिखाते थे। तारे क्या करते थे बेटा? उन्हें रास्ता दिखाते थे, जिससे कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ते थे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। What are groups of stars that form patterns called? तो हम स्टार्स के पैटर्न्स को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? स्टार्स के पैटर्न को क्या कहते हैं, बताइए आप लोग। यस, तार जो हमारे तारे हैं उनके पैटर्न्स को हम कहते हैं, बताइए आप लोग मुझे। कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, है ना। तो स्टार्स का जो पैटर्न है, जो एक पर्टिकुलर पैटर्न कोई भी शेप बनाता है, उसको हम कहते हैं क्या? कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कॉन्स्टलेशन इज नॉन एज अ हंटर? विच कॉन्स्टलेशन इज नॉन एज अ हंटर? तो हम हंटर कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो कौन से कॉन्स्टलेशन को हम हंटर के नाम से जानते हैं बेटा? उसका नाम क्या है, बताएंगे आप लोग मुझे। बिल्कुल सही, ओरियन, है ना। तो ओरियन जो है एक हंटर के रूप में हमें दिखता है, इसीलिए उस जो ओरियन ओरियन जो कॉन्स्टलेशन है उसको हंटर भी हम कहते हैं। नेक्स्ट, what is the name of the star that remain fixed in the sky pointing north? ओके बेटा, अब आपने बताना है कि उस तारे का नाम क्या है जो हमेशा स्काई में नॉर्थ की तरफ रहता है और स्टेशनरी रहता है, यानी कि वो अपना पोजीशन जो है इधर उधर बदलता नहीं है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्टार दैट रिमेन्स फिक्स्ड इन द स्काई पॉइंटिंग नॉर्थ? कौन सा स्टार है बच्चों? बिल्कुल सही आपने पहचाना, वो है पोल स्टार, है ना। यस, नेक्स्ट वन। हाउ मेनी ऑफिशियल कॉन्स्टलेशंस आर recognized बाय द IAU? तो कितने ऑफिशियल कॉन्स्टलेशंस है जो IAU ने रिकॉग्नाइज किया है? तो कितने हैं बेटा? कितने ऑफिशियल कॉन्स्टलेशंस है? हमने सीखा है कि 88 कॉन्स्टलेशंस है जो IAU ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। यानी कि स्काई को 88 भागों में उन्होंने विभाजित किया हुआ है और 88 पैटर्न्स को उन्होंने पहचाना है। यस, नेक्स्ट वन। Which two famous star patterns are part of Ursa Major and Ursa Minor? तो पूछा है कौन से दो फेमस स्टार पैटर्न्स हैं जो अर्सा मेजर और अर्सा माइनर के भाग है। ओके, ये पूछा है। तो आपको पता है बिग डिपर एंड बिग लिटिल डिपर, ये दोनों किसके भाग है बेटा? अर्सा मेजर के और अर्सा माइनर के भाग है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज लाइट पोल्यूशन? तो लाइट पोल्यूशन किसको कहा जाता है? क्या बोलोगे बेटा आप लाइट पोल्यूशन के बारे में? यस, एक्सेस आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट कॉजेस लाइट पोल्यूशन। जो रात के समय बहुत ही ज्यादा अंधाधुंध जो लाइट होती है, बिल्डिंगों से आने वाले, घरों से आने वाले, स्ट्रीट्स पे होने वाले लाइट, गाड़ियों के लाइट्स, इन सभी के कारण क्या बढ़ता है बेटा? लाइट पोल्यूशन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों। विच प्लैनेट इज नॉन एज द रेड प्लैनेट? कौन से प्लैनेट को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? तो आप मुझे बता सकते हैं कौन सा प्लैनेट है जिसको रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? वेरी गुड, द आंसर इज मार्स। ठीक है, आंसर क्या है? मार्स है। चलिए आगे चलते हैं। वॉट इज द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन कॉल्ड? तो उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं जो अर्थ से सन तक है? उस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बच्चों उस डिस्टेंस को? इट इज नॉन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, AU क्या कहा जाता है उसको? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द मून टू ऑर्बिट अर्थ? तो जो मून है उसे कितना समय लगता है भूमि, आई एम सॉरी, जो है भूमि को परिक्रमा करने में?
चंद्रमा को या मून को कितना समय लगता है अर्थ की परिक्रमण करने में। ठीक है, कितना समय लगता है बेटा? यस, अबाउट 27 डेज। 27 डेज लगते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। वॉट आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम कॉल्ड? अब सोलर सिस्टम में जो छोटे छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बच्चों उनको? यस, एक मिनट, वो क्वेश्चन जो है आगे चला गया। यस, तो उसे कहा जाता है एस्टेरॉइड्स। क्या कहा जाता है बेटा? उन्हें एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस कॉमेट दैट अपीयर्स एवरी 76 ईयर्स? हर 76 ईयर्स में अपेयर होने वाला जो कॉमेट है उसको क्या कहा जाता है? अभी अभी हम लोग सीख कर आए हैं, इट इज द हैलीज कॉमेट। क्या कहा जाता है उसको? हैलीज कॉमेट, जो हर 76 ईयर्स में दिखता है। नेक्स्ट वन, व्हाट डू वी कॉल एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट? आंसर इज सैटेलाइट। व्हाट डू वी कॉल एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट? तो उसका आंसर क्या है बेटा? सैटेलाइट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट लूनर मिशन? इंडिया का पहला चांद्र मिशन कौन सा है? कौन सा है बेटा? द आंसर इज चंद्रयान 1। ठीक है, तो पहला चांद का मिशन, पहला मून मिशन जो है वो चंद्रयान है भारत का। नाउ व्हाट इज अ कॉमेट प्राइमरली मेड ऑफ? एक कॉमेट जो है वो किससे बना होता है? अब बता सकते हैं किससे बना होता है? द आंसर इज आइस, डस्ट एंड स्मॉल रॉकी पार्टिकल्स। ठीक है, तो इन सभी से कॉमेट्स जो है बने होते हैं। तो बेटा हम देख लेते हैं एक बार जो हमने डिस्कस किया अभी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन था हमारा, व्हाई कैन पीपल इन नुब्रा लद्दाख see so many stars at night? The answer is the night sky in Nubra, Ladakh is clear and full of stars because there is no pollution blocking the view. Okay, let's move to the second one. Second देखा था हमने question. What helps travelers navigate at night in the ancient times? The answer is stars. Okay, the stars helps travelers navigate at night in ancient times. Okay, number 4. Which constellation is known as a hunter? तो आपका आंसर होगा ओरियन। ओरियन is the constellation which is known as hunter. Next one, what is the name of the star that remains fixed in the sky pointing north? The answer is pole star, है ना। आगे चलते हैं। How many official constellations are recognized by IAU? Answer is 88. Seventh one, which two famous star patterns are part of Ursa Major and Ursa Minor? The answer is Big Dipper and Little Dipper are the famous star patterns which are the parts of Ursa Major and Ursa Minor. What is light pollution? Excess artificial night at light is known as the light pollution. Which planet is known as red planet? The answer is Mars. Now, question number 11 देखते हैं. What is the distance from Earth to the Sun called? The distance from Earth to the Sun is known as the astronomical unit. ठीक है? How long does it take for Moon to orbit Earth? The answer is about 27 days. Next question. What are small rocky objects in the solar system called? The answer is asteroids. Next one. What is the distance from Earth to the Sun called? It is the astronomical unit. ये हमने चर्चा कर लिया था बेटा. अब अगला है. What is the name of the famous comet that appears every 76 years? That is Halley's Comet. Next one. What do we call an object that orbits a planet? It is the satellite.
What is the name of India's first lunar mission? Chandrayaan 1. Last one. What is a comet primarily made of? It is made up of ice, dust and small rocky particles. तो आई होप बेटा जो छोटे छोटे आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो सभी बच्चों को क्लियर हो गया है। अब हम जाते हैं थोड़े से लंबे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो लंबे क्वेश्चंस हमने देखने हैं, उसको भी हमने सीखना है जो बड़े क्वेश्चंस है। तो बेटा हम सीखते हैं, लंबे क्वेश्चंस को भी जरा देख लेते हैं। एक मिनट। अभी बताते हैं आपको। तो जो बेटा बड़े क्वेश्चंस है ना, उसको हमने क्या करना है, उसको भी हमने सीखना है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, कई बार आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार 4 मार्क्स के या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे करने पर आप उन क्वेश्चंस को किस तरह से आंसर करते हैं। तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं बेटा, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से एग्जाम के टाइम पर इन क्वेश्चंस का आंसर बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो देखें हम लोग जरा वो कौन से क्वेश्चंस हैं, चलिए करते हैं। अब बेटा यहां पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। वाई इज वीनस नॉन एज द इवनिंग स्टार और द मॉर्निंग स्टार? वीनस को हम इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं, इसे क्यों इस तरह से कहा जाता है? See, the Venus is called the evening star or the morning star because it is often visible at dawn or dusk, है ना, बहुत ही सुबह या अंधकार के टाइम पर, shining brightly either in the western sky after sunset or in the eastern sky before sunrise, है ना। तो कब कब दिखता है बेटा ये? सनसेट के बाद में ये वेस्टर्न स्काई में दिखता है, और सनराइज के पहले ये ईस्टर्न स्काई में दिखाई देता है। ये बहुत ही ब्राइट होता है, इसीलिए ये स्टार ना होते हुए भी, ये प्लैनेट होते हुए भी हम इसको क्या कहते हैं बच्चों? हम इसे कहते हैं ये प्लैनेट होते हुए भी, ये स्टार ना होते हुए भी हम इसको स्टार कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2। Why, explain why the pole star is important for navigation. Okay, explain why the pole star is important for navigation. पोल स्टार को बहुत ही इंपॉर्टेंस माना जाता है एंशियंट टाइम से ही, कि ये हमें रास्ता दिखाता है, नॉर्थ का भाग दिखाता है करके बोलते हैं। तो क्या आंसर लिखेंगे? तो पोल स्टार इज इंपॉर्टेंट फॉर नेविगेशन बिकॉज इट रिमेन्स नियरली स्टेशनरी इन द स्काई इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रू नॉर्थ, ठीक है। पूरा नॉर्थ का जो डायरेक्शन है वो उसी साइड पे वो रहता है। Now, this made it a reliable point of reference for travelers and sailors before the advent of modern navigation tools. तो बेटा आज के काल में तो हमारे पास बहुत सारे नेविगेटिंग टूल्स है, लेकिन पहले काल में जब ये सब नहीं थे, तो जो यात्री थे, जो सेलर्स थे, उन सभी को रास्ता दिखाने के लिए वो स्टार्स को फॉलो करते थे, स्पेशली पोल स्टार को, क्योंकि पोल स्टार हमेशा कौन से डायरेक्शन में रहता है बेटा? नॉर्थ के साइड में दिखता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, find out if the increasing light pollution is causing problems for humans, wildlife, and the environment. Write an action that you would take at the personal level to control light pollution. तो बेटा जो लाइट पोल्यूशन है उसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। ये एक ऐसे टाइप क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है बहुत थोड़ा सा लंबा चौड़ा आपने लिखना पड़ेगा, और ये 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अब देखो क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड आउट इफ द इंक्रीजिंग लाइट पोल्यूशन इज कॉजिंग प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमंस, wildlife and environment, and you have to write an action that you could take or you would take at the personal level to control light pollution. तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा हम लोग? सबसे पहले तो impact of increasing light pollution,
यानी कि जो लाइट पोल्यूशन है उसके बढ़ने के कारण क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट व्हाट यू हैव टू राइट इज प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमंस, है ना। तो सबसे पहले तो हम हर चीज को ह्यूमंस के तौर पर ही देखते हैं, मनुष्य के लिए ही देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला हम लिखेंगे प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमंस। सबसे पहला है बेटा हेल्थ इश्यूज। इसमें क्या आता है बेटा, हेल्थ इश्यूज आते हैं। अब हेल्थ इश्यूज में क्या आता है, लाइट पोल्यूशन कैन डिस्ट्रक्ट circadian rhythms, है ना, leading to sleep disorders and other health issues or health problems such as increased stress, risk of chronic diseases। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर को बहुत ही बुरी तरह से ये क्या करता है, बहुत सारे क्रॉनिक डिजीजेस हमें लाता है, हमारे स्ट्रेस को इंक्रीज करता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स लाता है। तो ये पूरा हमारा जो रिदम होता है हमारे बॉडी का, उसको चेंज करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर हम अगले क्लास में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा समय जो है समाप्त हो चुका है। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, और भी क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक